हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अगला अपना टॉपिक जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपकी जो है एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक में भी आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो इस तरह के जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक्स लिंक्ड होते हैं वो आपके उनका जो ट्रांसमिशन होता है प्रोजेनी में आगे वो आपका होता है क्रिस क्रॉस तरह से। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि ये इनकी इनहेरिटेंस कुछ अलग ही तरीके से होती है, तो मैं आपको उसको समझाऊंगा किस तरह से होती है। पहले आप कलर ब्लाइंडनेस को जान लो, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। देखिए ऐसा होता है कि यदि जो है इसके जीन पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम पर और वो जीन रिसेसिव हो जाए तो जो पर्सन होता है उसको रेड और ग्रीन कलर में फ़र्क नहीं पता चलता कि उसको रेड जो और ग्रीन कलर जो होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता उसके बीच में कि भाई लाल रंग है या फिर हरा रंग है, ठीक है ना। तो इसको पूरे प्रोसेस को इसको डाल्टोनिज्म कहते हैं, डाल्टोनिज्म के नाम से कहते हैं इसको। और दो तरह का ये है आपका रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ब्लू भी होती है, ठीक है ना, उसको ट्राइटोनोपिया कहते हैं, प्रोटोनोपिया, ट्राइटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया। तो ये आपका एक बार ये देख लेते क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। तो आपको पता है कि आपके आई के अंदर जो कोन्स होते हैं जो कि आपके डे विजन में आपके हेल्प करते हैं, इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर एंड दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो कुछ जीन जो होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से ऐसा होता है, रिसेसिव हो जाने की वजह से। लिखा है टकर इट अबाउट 8% ऑफ मेल एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल। देखो ये लिखा है कि मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। तो ये डायरेक्ट परसेंटेज भी कई बार आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है कि कितना होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम अभी देखेंगे क्यों होता है। And this is because the gene that lead to red-green color blindness are on the X chromosome. Male have only one X chromosome and female have two X chromosome. तो क्योंकि मेल में बेचारे में एक ही X क्रोमोसोम होता है और जीन जो है वो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, तो ऐसा हो जाता है। देखिए अगर हम कहें कि भाई मान लो ये हमारी फीमेल है और ये XX क्रोमोसोम है और यहाँ भी जीन रिसेसिव हो गया है, स्मॉल सी लिखेंगे, यहाँ भी रिसेसिव हो गया, तो हमारी फीमेल बीमार हो जाएगी। ऐसा तभी हो पाएगा कि जब ये XX क्रोमोसोम जो इस फीमेल के अंदर आए हैं इसके फादर भी बीमार रहे हों और इसकी मदर भी बीमार रही हों या फिर इनकी मदर के अंदर ये जीन रहा हो, तब ये लड़की पूरी तरह बीमार हो सकती है। जबकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि ऐसी लड़की की शादी ऐसे ही हस्बैंड से हो जिसके अंदर उसी तरह की डिजीज़ हो क्रोमोसोमल, तो लड़कियां बहुत ही कम बीमार देखी जाती हैं। लड़कों में ये होता है कि अगर भाई मान लो इनकी मदर हैं, ये इनके पास एक क्रोमोसोम के पास रिसेसिव जीन है और इन्होंने अपने लड़के को, इनके का लड़का हुआ तो उसके लड़के को अगर मान लो इन्होंने दे दिया ये अपना एक्स जिसके ऊपर रिसेसिव जीन है, तो ये बॉय जो होगा ये बीमार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बीमार? क्योंकि देखो इसमें वाई क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन तो बराबर में नहीं होगा। मान लो यहाँ रिसेसिव जीन है और वाई ये रहा है, तो इसकी बराबर में कोई डोमिनेंट जीन नहीं है जो इसको बचा लेगा, ठीक है ना। तो इसमें रिसेसिव जीन ही केवल है, उसकी वजह से इसमें डिजीज़ आ जाएगी। तो इसलिए मेल ज़्यादा प्रभावित होते हैं बजाय फीमेल्स के। इनहेरिटेंस की अगर बात करें हम इनकी, तो वो कुछ क्रिस क्रॉस तरह की होती है। उसमें ऐसा होता है कि ये बीमारियां जैसे फादर से उनकी लड़की में जाएंगी, है ना, और फादर टू डॉटर, ठीक है, डॉटर टू देयर सन, और या फिर अगर फीमेल की बात करेंगे तो मदर टू देयर सन टू देयर डॉटर। तो ये जो है अपोजिट वाया अपोजिट सेक्स जाती हैं। मतलब अगर फादर टू सन जानी है तो ये पहले डॉटर में जाएंगी, तो डॉटर्स में मतलब सेम सेक्स में अगर जाना हो तो अपोजिट सेक्स से होकर जाती हैं। तो डॉटर में पहले जाएगी, डॉटर उसको आगे देगी। यानी फादर अगर बीमार हैं तो ये अपनी डॉटर को कैसी बना देंगे, ऐसी कैरियर बना देंगे। और ये अगर अपने लड़के को आगे अपना ये एक्स दे देती हैं तो इनका लड़का कैसा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इनका इनहेरिटेंस होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से कि अगर एक कैरियर फीमेल है तो आप कैरियर फीमेल ऐसे लिखोगे, इसकी क्रॉस जो है नॉर्मल मेल से कराते हैं तो इनके लड़कियों में कितना परसेंटेज आएगा इसका डिजीज़ का। तो लड़की तो देखो इनकी कोई भी बीमार नहीं होगी क्योंकि फादर इसके नॉर्मल है। लड़की तभी बीमार हो सकती है अगर फादर बीमार होंगे, क्योंकि फादर के पास नॉर्मल एक्स है
और मदर के पास एक एक्स है जिस पर डिजीज़ का जीन है, रिसेसिव जीन है, एक नॉर्मल एक्स है, तो लड़की इनकी कैरियर ये हो सकती है या फिर नॉर्मल हो सकती है, दो तरह की हो सकती है। कैरियर को भी हम क्या कहते हैं, कैरियर बट नॉर्मल। बीमार तो ये होती नहीं, इनकी अपीयरेंस और इनके जो कैरेक्टर है वो सब सही होते हैं, मतलब ये डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं रेड और ग्रीन कलर के बीच में, तो इस तरह से इनकी इनहेरिटेंस होती है। लेकिन अगर लड़का होगा तो लड़का आपका इस तरह बेचारा एक बार में बीमार हो जाएगा, तो इसलिए लड़कों की परसेंटेज ज़्यादा है बीमार होने की एज कम्पेयर टू द फीमेल्स। नेक्स्ट लिखा है कि द सन हु ऑफ ए वोमेन हु कैरीज द जीन हैज़ 50% चांस ऑफ ए बीइंग कलर ब्लाइंड। तो ये सही बात है कि अगर एक फीमेल है और उसके अंदर जीन है उसका कलर ब्लाइंडनेस का, तो ये 50% चांस है कि उसका लड़का, एक लड़का, अगर दो लड़के होते हैं तो एक लड़का बीमार हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, ये तो हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है, नहीं भी हो भाई, मान लो हमेशा ही उसका जो नॉर्मल वाला एक्स है वही आगे जाता रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो अगर मान लो एक कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल के अंदर आपके एक्स के ऊपर सी होता है, यानी ये रिसेसिव जीन रखती है, तो ये अपने लड़के को देगी। अगर इसके दो लड़के हुए मान लो, तो एक लड़का इसका नॉर्मल हो सकता है जबकि एक बीमार हो सकता है, ठीक है ना। अगर फादर भी बीमार हो तो फिर 50% लड़कियां भी बीमार हो सकती हैं, क्योंकि 50% लड़कियां मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर दो लड़की हुई तो उनमें से एक लड़की बीमार होने की संभावना है अगर फादर बीमार होते हैं तब, और एक लड़की आपकी कैरियर हो सकती है। तो इस तरह से लड़कियों में जाती है। तो आपसे सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपसे ये पूछा गया कि भाई कितनी % लड़कियां या फिर कितने % बॉयज़ या फिर टोटल चाइल्ड पूछा गया, तब आप ध्यान से उसको पढ़ना कि टोटल चाइल्ड पूछा है या फिर कितनी % लड़कियां कितने % बॉयज़ पूछा है। तो देखो नेक्स्ट लिखा है, द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव and that means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene। देखो क्या लिखे, दोबारा पढ़ लो उसको, the mother is not herself color blind because the gene is recessive and recessive gene है तो एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट भी होगा तो माँ तो बीमार नहीं होगी, and that means that it effect suppressed by the her matching dominant phenotype। तो जीन होगा जो नॉर्मल वाला, वो उसको नॉर्मल वाला जीन उसके काम को पर मतलब उसका जो काम है उसको करवाता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक डोमिनेंट एलील तो है ही, एक रेसेसिव एलील है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली भी कलर ब्लाइंड, लड़की भी नहीं होगी कलर ब्लाइंड क्योंकि जो उसकी मदर है वो कैरियर है, उसके पास एक ही है, एंड हर फादर इज नॉट कलर ब्लाइंड। तो आपको पता है कि फादर का कलर ब्लाइंड होना जरूरी है, जब ही लड़की बीमार हो सकती है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी जो है आपका, ये भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक वही सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग के आपके फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9, वो बनने बंद हो जाते हैं। उनके जो जीन होते हैं वो जीन रिसेसिव हो जाते हैं, तो फिर वो फैक्टर्स काम नहीं करते, और फैक्टर काम नहीं करते तो क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ऐसा पर्सन जो है, इस तरह का पर्सन लगभग जो है कुछ घंटे में उसमें ब्लड का बहना रुक जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी रुकता है, कई बार रुक जाता है, टाइम लग जाता है क्लॉट होने में, ठीक है। एंड विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। वही बात है कि इस तरह की बीमारियां जो है वो कैरियर फीमेल जो होती है वो अपने लड़कों को ही देती है। हैज़ बीन वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन। कैस्केड का मतलब होता है पूरा पाथवे है ब्लड क्लॉटिंग का, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, इस तरह से उसमें जो फैक्टर होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में वो बंद हो जाते हैं बनने, यानी 8 फैक्टर और 9 फैक्टर बनना बंद हो जाता है। ड्यू टू दिस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी। इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं और रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में देखी गई थी, तो ये रॉयल बीमारी है। एंड द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन। तो ध्यान रखना, कैरियर जो होगी वो अपने एक लड़के को तो देगी, मतलब 50% लड़कों को देगी। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। लड़की बीमार नहीं होगी, क्योंकि फादर का बीमार होना लड़की के केस में ज़रूरी है। फादर शुड बी हीमोफिलिक अगर लड़की इस तरह की बीमारी को कैरी करती है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि The family pedigree of Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease। तो इसमें क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी। मान लो अगर हम कहें कि यहाँ दिखाएं इसकी इनहेरिटेंस कि भाई ये क्वीन विक्टोरिया हैं, ये कैरियर है, इनका क्रॉस एक नॉर्मल मैन से हुआ है, तो भाई नॉर्मल मैन से होने पर क्या होगा,
इनकी एक लड़की कैरियर होगी, इनका एक लड़की नॉर्मल होगी, एक लड़का इनका बीमार होगा और एक लड़का इनका नॉर्मल होगा। तो अगर हम कहें 50% बॉयज़ जो होंगे वो बीमार होंगे, 50% बॉयज़ नॉर्मल होंगे, लड़की 100% नॉर्मल होंगी सारी की सारी, बट 50% आर कैरियर होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह आपको सवाल पूछे आते हैं। और इनमें से टोटल चाइल्ड में से 25% बच्चा जो होगा वो बीमार होगा। टोटल चाइल्ड का अगर पूछा तो 25%। तो इस तरह बस आपसे बार बार ये ये लड़कियों की परसेंटेज और लड़कों की परसेंटेज इस तरह से पूछते हैं। तो आप शायद कर देंगे, इस तरह का सवाल आसान होता है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता भी ज़रूर है। नेक्स्ट आपके सामने एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, जो कि आपका एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इसका बीमारी होती है। इसमें ऐसा होता है, देखो यार, कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की आपकी 2 चेन होती हैं, एक अल्फा चेन और बीटा चेन। तो आपका हीमोग्लोबिन कुछ इस तरह से बना होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस तरह से बना होगा 2 ग्लोबिन के। तो अल्फा को बनाने वाली जीन जो होती है वो 16 नंबर क्रोमोसोम पर होती है, बीटा प्रोटीन चेन को बनाने वाली जीन 11 नंबर क्रोमोसोम पर होती है। तो जो 11 नंबर क्रोमोसोम पर बीटा चेन की जीन है उसमें कहीं म्यूटेशन हो जाता है और उस म्यूटेशन के कारण उसकी जो बनने वाली बीटा प्रोटीन है इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। और ख़राब हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी जिस भी आरबीसी में होती है, अगर उस आरबीसी को ऑक्सीजन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो वो आरबीसी आपकी ऐसी बाइकॉनकेव शेप से ऐसी सिकल शेप हो जाएगी इस तरह की। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कमी होने पर जिस भी आरबीसी के अंदर उस तरह का हीमोग्लोबिन होगा, जिस तरह का हीमोग्लोबिन की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कि बीटा चेन काम नहीं कर रही होगी, बीटा चेन में म्यूटेशन हुआ होगा, वो भी उसके जो जीन है उसमें म्यूटेशन हुआ होगा, उसके कारण बीटा चेन में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, तो आपका जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के टाइम पर कुछ इस तरह से सिकल शेप की कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक बार पढ़ते हैं, लिखा क्या है यहाँ पर, लिखा है ठीक है, दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट दैट, ऑटोसोमल देखो रिसेसिव होते हैं, ध्यान रखना। ये इस तरह की बीमारियां तब होती हैं जब दोनों जीन आपके कैसे हो जाएं, रिसेसिव हो जाएं, यानी ऐसे हो जाए। ऐसा बंदा जो होगा वो बीमार होगा, इस तरह का भी नॉर्मल होगा, इस तरह का भी नॉर्मल होगा। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल डोमिनेंट एलील है, कैपिटल ए डोमिनेंट नॉर्मल एलील है, दोनों ये रिसेसिव एलील्स हैं। तो अगर भाई दोनों क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि पर्सन जो होगा उसके अंदर एक भी जो है नॉर्मल नहीं हो रहा होगा कुछ भी, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाएगा, बीटा चेन बननी खराब हो जाएगी, दोनों ही जीन अगर काम नहीं करेंगे तो ऐसा पर्सन आपका उसके अंदर आरबीसी जो होंगी वो इस तरह की हो जाएंगी जब ऑक्सीजन की कमी होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर फॉर द जीन। भाई अगर मान लो दोनों मम्मी पापा ऐसे हों, अगर भाई दोनों ऐसे हो जाएं, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इनका बच्चा ऐसा होने की संभावना हो जाती है। ठीक है ना, फिर लिखा है कि द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA, ये नॉर्मल एलील है, HBS जो है ये अफेक्टेड एलील है। एंड आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल एंड दीज आर शो द डिजीज फिनोटाइप। तो देखिए NCERT आपको कह रही है कि भाई जब दोनों एलील आपके रिसेसिव हो जाएंगे, दोनों आपके अफेक्टेड एलील हो जाएंगे, तभी बीमारी आपकी प्रदर्शित होगी, दिखेगी। जबकि ऐसा देखा गया है अभी आजकल रिसेंट स्टडीज़ में कि ये ऐसा पर्सन जो है हेट्रोजाइगस जो होता है, इसके अंदर भी आपको सिकल शेप आरबीसी मिल जाती हैं, जबकि मिलनी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द NCERT, नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑटोसोमल है तो भाई एक तो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो ऐसे में बीमार तो पर्सन नहीं होगा। लेकिन अभी रिसेंट में देखा गया है कि भाई इस तरह के जो पर्सन होते हैं, ये रिसेसिव वाले जो होते हैं, जिनमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, इनके अंदर भी सिकल शेप आरबीसी मिल जा रही है। कुछ जो है नॉर्मल मिल रही है, कुछ वैसी मिल रही है, दोनों तरह की मिल जा रही है। तो आजकल इसको लोग कोडोमिनेंट को कंसिडर करते हैं, कोडोमिनेंसी कंसिडर करते हैं, लेकिन आपको NCERT की तरह ही पढ़ना है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ही मानना है। लिखा इंडिविजुअल अपीयर अपरेंटली अफेक्टेड बट दे ऑफ कैरियर ऑफ द डिजीज एट द 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। 50% को भेज सकते हैं ये भी, क्योंकि इनके पास एक एलील है अफेक्टेड वाला, दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट एंड द डिफेक्ट इज कोज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट बस इसमें सबसे नोट करने वाला है,
सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आपका कैसे होता है, देखो इस तरह से होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कि भाई अगर यहाँ आप देख सकते हैं GAG-CTD DNA लिखा है, GAG-CTC, ये जीन का 6 नंबर का कोडोन है। 6 नंबर के कोडोन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो AT है ये लिखा है, ये इसका 3 to 5 स्ट्रैंड है DNA का, ये 5 to 3 स्ट्रैंड है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो T है ये बदल करके आपका A हो गया है यहाँ पर, तो T to A कन्वर्जन हुआ है। तो T to A कन्वर्जन जो आपका है ये एक तरह से पिरिमिडीन से प्यूरिन बना है, पिरिमिडीन से प्यूरिन आ गया है गलती से, और पिरिमिडीन से प्यूरिन हुआ तो इसको हम कहेंगे कि ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हुआ है। ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के कारण ऐसा हुआ है कि भाई आपका जो ये जो पूरा आपका जो RNA इससे आगे बनने वाला है, पहले तो RNA में देखो GAG बनता इस तरह से, अभी क्या होगा A से जो जुड़ेगा वो U जुड़ेगा, क्योंकि A के साथ RNA में T तो होता नहीं है, U होता है, तो इसलिए देखो कोड आपका mRNA में GAG के बजाय क्या होगा GUG हो गया। जरा सा म्यूटेशन क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन क्या हुआ, जरा सा चेंज हुआ तो आपका एक कोड बदल गया। इसके बदलने से ये हुआ कि जो प्रोटीन थी उसमें 6 नंबर का जो एमिनो एसिड था, पहले ग्लूटामिक एसिड था, अभी क्या हो गया है वैलीन हो गया है। तो भाई देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एग्जैक्टली कि ग्लूटामिक के बजाय वैलीन आ जाता है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन जो है उसकी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाती है और उसके कारण आपकी जो RBC है वो ऑक्सीजन की कमी में सिकल शेप हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड से क्या बन जाएगा, वैलीन बन जाएगा। ग्लूटामिक एसिड से वैलीन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। तो पोजीशन भी ध्यान रखनी है, सब कुछ ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। सिंगल बेस आपको बताया मैंने अभी, पिरिमिडीन से प्यूरिन बदला है, T to A हुआ है at the 6th codon of the beta globin gene and from GAG to GUG, यानी mRNA में जो चेंज आएगा that is GAG to GUG आएगा, and the mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in shape of the RBC from biconcave disc to the elongated sickle-like structure। तो ये बस पॉइंट नोट करने का है कि ड्यू टू द लो ऑक्सीजन टेंशन, भैया यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना यार। लो ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लो ऑक्सीजन टेंशन होने पर ही उसकी शक्ल जो है वो बाइकॉन्केव से सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका सिकल सेल एनीमिया, जो कि आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है भैया हमारा फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो भाई देख लो, फिनाइलकीटोन्यूरिया आपका पीछे भी आया था, वहाँ आपको हमने पढ़ा था कि ये प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी में भी था, तो वही सेम बात है। अब यहाँ ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है इसलिए बता रहे हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज तो सीधी बात वही है कि भाई अगर ये स्मॉल ए होगा तो ये बीमारी होती है, अगर ये है तो नॉर्मल है, ये है तो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज आपकी इस तरह की होती है जिनमें जो जब दोनों एलील रिसेसिव हो जाएं तभी ये प्रदर्शित होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, तभी इनका आता है निकल करके भाई ये हुई है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल, होता ये है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें आपका जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, वो आपका फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में नहीं बदल पाता। फिर फिनाइल एलेनिन जो है आपका फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और फिनाइल पायरुविक एसिड जो है जाकर के मेंटल रिटार्डेशन कर देता है और किडनी से एक्सक्रीशन के थ्रू भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी का है तो इसलिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है किडनी से। तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। कुछ पीछे लिखा है इन्होंने, आधा यहाँ लिखा है, यहाँ एंजाइम का नाम नहीं बताया, वहाँ पीछे एंजाइम का नाम बता रखा है, तो वहाँ से आपको एंजाइम का नाम यहाँ ले आना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, और अगर आपको एंजाइम जानना हो तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, वो फिनाइल एलेनिन पाथवे का पहला एंजाइम है जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। टायरोसिन फिर फर्दर आगे और चीज़ें करता है, लेकिन यहाँ तो आपको इतना ही जानना है कि अभी बचा हुआ फिनाइल एलेनिन जो बदला नहीं है वो आपका फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है सिकल सेल एनीमिया से थोड़ा सा डिफर करता है। तो पहले तो आप सबसे लास्ट की लाइन इसकी देखेंगे, द लास्ट लाइन इज दैट के लिखा है कि थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर
यानी थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। यहाँ क्या है, क्वांटिटी की प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन की, और फॉर ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बनना शुरू हो जाता है इसमें। जबकि अगर आप सिकल सेल एनीमिया को देखेंगे तो वहाँ क्वालिटी की प्रॉब्लम थी, वहाँ आपका जो ग्लोबिन चीन था, बीटा ग्लोबिन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जा रही थी। तो दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। थैलेसीमिया क्वांटिटी की प्रॉब्लम है ग्लोबिन की, बीटा ग्लोबिन की और या फिर अल्फा ग्लोबिन की, और ये आपका सिकल सेल एनीमिया आपका क्वालिटी की प्रॉब्लम है, जिसमें आपकी बीटा ग्लोबिन चेन की क्वालिटी ख़राब हो गई है। तो एक बार देखते हैं हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर थैलेसीमिया में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो कम बन रही है, मतलब प्रोडक्ट का बनना कम हो जा रहा है। यानी कि जो आपका, जैसे मान लो अगर हम कहें कि ये क्रोमोसोम पेयर हैं दो, ये आपके इनके ऊपर जीन पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी जो अल्फ़ा चेन है, एक बीटा चेन है, अल्फ़ा के 4 एलील हैं, अल्फ़ा को 4 एलील बनाते हैं, बीटा को 2 एलील बनाते हैं। बीटा वाले 11 नंबर क्रोमोसोम पर हैं, अल्फ़ा वाले 16 नंबर क्रोमोसोम पर हैं। तो बीटा चेन बनाने के लिए एलील 2 हैं, अल्फ़ा चेन बनाने के लिए एलील 4 हैं। तो यही बात है कि अगर भाई मान लो इनमें से कोई भी एलील रिसेसिव हो जाए और काम करना बंद कर दे, इनमें से जैसे बीटा का मान लो एक एलील रिसेसिव हो गया और इसने काम करना बंद कर दिया, तो काम करना बंद कर दिया तो मतलब कम बनना शुरू हो जाएगी बीटा चेन। इसी तरह अल्फ़ा जो है वो क्या हो जाएगा, उसी अल्फ़ा का मान लो एक एलील काम ना करे तो प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 नहीं काम करेंगे तो फिर आपका थैलेसीमिया हो जाएगा उसको, बंदे को, उस पर्सन को, क्योंकि इसकी अल्फ़ा चेन कम बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ देखो जो अल्फ़ा ग्लोबिन बीटा ग्लोबिन जो है उनकी क्वांटिटी की बात है, क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो रही है। वहाँ आपका सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन की चेन की क्वालिटी खराब हो गई थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर्सन मर सकता है, यहाँ थोड़ा मर नहीं सकता, चल जाता है उसको काम, बस एक्सरसाइज वगैरह ना करे, थोड़ा जीने वीने चलने में थक जाता है थैलेसीमिया वाला। देखो क्या लिखा है इन्होंने इसके अंदर, इन्होंने लिखा है कि दिस इज एन ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एंड ये पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाती है, वैसे ही जाएगी। अगर कैरियर माता पिता होंगे तो वो अपने बच्चे को दे देंगे। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन और डिलीशन, म्यूटेशन हो सकता है या फिर डिलीशन हो सकता है, विच इज अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन जीन। या तो अल्फा की वाली जीन काम ना करें या फिर बीटा वाली ना करें, तो किसी में अल्फा थैलेसीमिया होगा, किसी में बीटा थैलेसीमिया होगा, दैट मेक अप द हीमोग्लोबिन। दिस कोज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया, और ब्लड की कमी हो जाएगी उसमें, सीधी बात है। बीमारी क्या है, एनीमिया है सीधा। एंड विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, तो डिजीज का कैरेक्टर क्या है, ब्लड की कमी, खून की कमी, एनीमिया। एंड थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। तो अगर भाई मान लो सीधी बात है, अल्फा के 4 एलील हैं, 4 में से 2 काम नहीं कर रहे हैं तो थैलेसीमिया हो गया है माइनर, और अगर बीटा का एक ही काम नहीं कर रहा है तो बीटा भी हो गया उसको, ठीक है। तो एक पर्सन को दोनों तो नहीं होते, किसी को बीटा किसी को अल्फा, ऐसे होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि इन अल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज affected, while in beta thalassemia production of beta globin chain is affected. And alpha thalassemia is controlled by 2 closely linked gene, 2 जीन HBA1 HBA2, 4 एलील जीन, 2 एलील जीन के, 2 जीनों के 4 एलील होंगे, ध्यान रखना। 16 नंबर क्रोमोसोम पर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इन ऑफ ईच पेरेंट इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द वन और मोर ऑफ द 4 जीन। तो जो 4 जीन है इनमें से कोई सी एक मान लो काम नहीं कर रही, 4 एलील जो है इनमें से कोई सा एक भी रिसेसिव है या काम नहीं कर रहा है, तब ऐसा होगा। इधर 2 बीटा वाले में 2 हैं, अगर 2 ही काम नहीं करते तब ऐसा होगा। इन द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा कम आपकी बने जीन होंगी अफेक्टेड, जितना ज़्यादा अफेक्टेड होंगी आपकी जीन्स, उतना ज़्यादा ही आपका अल्फा ग्लोबिन कम बनेगा। इसी तरह बीटा जो है वो जो एक जीन कंट्रोल करती है HBB, जो कि आपकी कहाँ रहती है भाई, 11 नंबर क्रोमोसोम पर रहती है मेरे बच्चों। ये यहाँ पर 11 नंबर पर, थोड़ा ध्यान रखना यार, यही पेपर में आएगा 11 नंबर 16 नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन ईच पेरेंट एंड एकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स। तो भाई अगर दोनों में ही हो जाए तो भी म्यूटेशन है, तो भी प्रॉब्लम है, और एक नहीं चल रही तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि 11 ईच पेरेंट एंड एकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स। तो मेजर और माइनर 2 तरह से होता है, अगर एक काम नहीं कर रहा है तो माइनर, 2 नहीं काम कर रहे तो मेजर।
थैलेसीमिया ये बता दिया भाई, ध्यान रखना थैलेसीमिया आपका क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि आपका जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। कैसी? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे लास्ट में इन्होंने बताया है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि जो बीमारियां आपकी क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्रोमोसोमल के नंबर में कमी या ज़्यादा होने से होती हैं, उस तरह की जो बीमारियां हैं उनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए तो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो फिर फर्दर वो उसके टाइप्स होते हैं। यहाँ इन्होंने केवल न्यूमेरिकल वाला बताया है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर ज़्यादा कम हो जाते हैं, उसके कारण होने वाली बीमारियों को यहाँ पर बताया गया है किस तरह से वो होती है। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए कैसे क्रोमोसोम के नंबर कम ज़्यादा होते हैं। वो इस तरह होते हैं कि अगर आपकी मान लो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जिस तरह गैमेट बनते हैं और मान लो ये एनाफेज हो रही है आपके यहाँ पे, ठीक है, तो भाई एनाफेज के समय क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मान लो ये आपका पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है इस तरह से, और ये लगे रहते हैं यहाँ पर, इस तरह यहाँ भी लगे होंगे, इधर भी लगे होंगे। तो इस तरह मान लो जितने भी पेयर होंगे सेल के अंदर सारे ऐसे लगे जाते हैं आके। तो ऐसे में ये होगा भाई, मान लो अगर ये क्या बोलते हैं उसको, जिस सब जब एनाफेज होती है, तो अगर मान लो इधर से स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ा, ये हट गया, यहाँ से कनेक्शन नहीं हुआ इसका इसके साथ में, क्रोमोसोम पेयर के साथ में, तो जब पूरा पेयर का पेयर ही फिर आपका एनाफेज के बाद इधर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ ही काउंट करें तो 2 हमारे ऊपर जाएंगे जबकि 4 हमारे नीचे आएंगे। तो फर्दर जब गैमेट बनेंगे बाद में, तो एक गैमेट में 4 क्रोमोसोम होंगे, एक गैमेट में 2 क्रोमोसोम होंगे। तो इससे क्या होता है, डेफिशिएंसी आती है, कमी आती है, या फिर कुछ किसी गैमेट में ज़्यादा हो जाएंगे, किसी गैमेट में कम हो जाएंगे। अगर मान लो किसी के अंदर 20 पेयर थे तो उनमें से किसी भी पेयर के साथ ऐसा हो सकता है जो ये हुआ है ऐसा। इस घटना को जो ये होती है इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। तो ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ऐसा होता है। क्रोमोसोम्स के नॉन डिसजंक्शन के कारण आपका जो क्रोमोसोम का पेयर होता है वो आपका एक ही साइड पे आ जाता है, यानी एक ही गैमेट में पूरा पेयर चला जाता है। या तो ऐसा हो, एक तरीका तो ये है, इसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। इस तरह मतलब इस तरह जो है एक आधे क्रोमोसोम का ही नंबर ज़्यादा ऊपर नीचे कम होता है, 1 2 3 बस। लेकिन अगर मान लो हम कहें कि किसी सेल के अंदर पूरा सेट ही बढ़ गया, मतलब पूरा सेट का सेट जो है एक ही सेल में रह गया, इसका मतलब ये किसी भी तरफ से ऐसा नहीं हुआ था कि ये जुड़े ही नहीं थे, स्पिंडल फाइबर बने ही नहीं, मान लो स्पिंडल फाइबर नहीं बने, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि रोक दिए बनने से, आर्टिफिशियली भी हम इसको रोक देते हैं। स्पिंडल फाइबर बनने को हम कोल्चिसिन डाल के रोक देते हैं, आपको बता देते हैं। कोल्चिसिन इज अ केमिकल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल्चिकम ऑटमनेल प्लांट ऑफ द फैमिली लिलिएसी, which will stop the formation of the spindle fiber during the spindle formation. Then what will happen, the all chromosomes remain there in a single cell. तो एक ही सेल में सारे क्रोमोसोम रह जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि इससे सीधा सेल की प्लॉइडी बढ़ती है, 2n से 4n हो जाएगी, 4n से 8n हो जाएगी। इस तरह से आपकी सेल की प्लॉइडी बढ़ाई जाती है आर्टिफिशियली, ठीक है, या बढ़ भी जाती है, कई बार किसी कारण से ऐसा हो भी जाता है। तो इस तरह सेल आपकी 2n 4n 8n इस तरह बढ़ती है। तो इस तरह से बढ़ना उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। अगर पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़े तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अगर एक आधा क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो जाए उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो फर्दर एन्यूप्लॉइडी के फिर टाइप्स होते हैं। उसमें मान लो एक क्रोमोसोम अगर हम कहें कि 2n थे, 2n में एक फालतू आ गया कहीं से, तो कितना हो गया 2n + 1, तो इसको बोलेंगे ट्राइजोमी हुआ है। क्या बोलेंगे? ट्राइजोमी। अगर कहीं 2n + 1 हुआ है तो बोलेंगे डबल ट्राइजोमी हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो कहीं पर ऐसा हुआ है 2n + 2 तो हम बोलेंगे टेट्राजोमी हुआ है। अगर मान लो कहीं पर 2n - 1 हुआ है तो हम बोलेंगे मोनोजोमी हुआ है। मतलब डिप्लॉयड में से जितना एक कम होगा तो मोनोजोमी, एक बढ़ेगा तो ट्राइजोमी। इस तरह से होता है। समझ आई बात आपको? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ एनाफेज, कि डिसजंक्ट नहीं हो पाते पूरी तरह से क्रोमोसोम, अपने अपने किनारों पर नहीं जा पाते हैं, तब ये ऐसा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं साहब थ्योरी के अंदर क्या लिखा है। लिखा है द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कोज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और
abnormal rearrangement of one or more chromosome, failure of segregation, यही ध्यान रखना, of chromatid during the cell division cycle results in the gain or loss of the chromosome. ठीक है ना, सेल डिवीजन में फेलियर अगर हो जाए सेग्रीगेशन का तो प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं एनिप्लॉइडी. फॉर एग्जांपल जैसे डाउन सिंड्रोम, आप आगे एक बीमारी पढ़ोगे जहाँ पर 21 नंबर का क्रोमोसोम बढ़ जाता है, क्योंकि एक गैमेट में 21 वाला फालतू आगे होंगे, दोनों एक ही गैमेट में आगे होंगे, और फिर वो जब किसी नॉर्मल गैमेट से फ्यूज हुआ होगा तो एक उसको उधर से मिल गया होगा, तो फिर 23 वहाँ पूरा मतलब 21 वाले नंबर पे 3 हो जाएंगे. 2 तो एक गैमेट से आएंगे, एक गैमेट से आएगा, 3 हो जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से. तो सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम, इस तरह एक और टर्नर सिंड्रोम आपको पढ़ाएंगे आगे. टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम एक ही रह जाता है फीमेल के पास, तो एक एक्स गायब हो जाता है. तो ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जो मेल गैमेट आया होगा उसमें एक्स होगा ही नहीं, ठीक है ना, या फिर फीमेल गैमेट में एक्स नहीं होगा, मेल से एक्स आया होगा. तो मतलब यहाँ पर 44 प्लस एक्स हो जाता है टर्नर में, एक एक्स गायब है, एक सेक्स क्रोमोसोम गायब होता है. तो ये आपकी मोनोजोमी हुई, जहाँ 2n में से एक गायब है वो क्या मोनोजोमी, सीधा सेक्स क्रोमोसोम की मोनोजोमी होगी, है ना. नेक्स्ट देखो लिखा है कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, अगर सेल डिवीजन का पूरा फेलियर हो जाए भाई तो होगा क्या टीलोफेज के टाइम पर, तो पूरा सेल के अंदर ना होल सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, पूरा सेट का सेट वहीं रहेगा, और सेल आपकी 2n 4n ऐसे हो जाएगी, ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम के सेट का सेट बढ़ेगा पूरा, तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. ये आपको प्लांट में देखने को मिलता है. एनिमल में तो इस तरह के जो एम्ब्रियो वगैरह होंगे वो अबॉर्शन उनमें हो जाता है, प्लांट में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती. ठीक है, ध्यान रखना ये सवाल है, प्लांट में चल जाता है. फिर देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन 46 होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं. एक पेयर एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम का होता है, इसको एलोसोम कहते हैं. Sometime, though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual or an इंडिविजुअल में लैक 1, तो किसी में कम हो जाएगी एक कॉपी, किसी में ज़्यादा हो जाएगी. जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम का, यहाँ पर आप इसको देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 21 नंबर पर 3 है, 21 नंबर पर 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, बाकी 2 2 2 हैं, सब 21 पे कितने हो गए, 3 हो गए. तो ये ट्राइजोमी हुई है, 21 ट्राइजोमी. तो लिखा है दी सिचुएशन आर नोन एज ट्राइजोमी और मोनोजोमी, तो हमने बता दिया आपको रिस्पेक्टिवली. सच ए सिचुएशन लीड टू द वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल. तो डाउन सिंड्रोम बताया आपको, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और कॉमन एग्जांपल्स. तो फिर हम डाउन से शुरू करते हैं. Down syndrome, the cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21, यानी 21 ट्राइजोमी हुई है इसमें. And this disorder was described by Langdon Down ने बताया था 1866 में. And the affected individual is short statured with small round. ये कैरेक्टर आपको इसके याद करने हैं यार, कि चेहरा चांद के समान होता है इनका गोल, स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, और भाई पार्शली मुंह खुला रहता है, हमेशा सलेवा बाहर निकलता रहता है इनके अंदर से. पाम ब्रोड होती हैं, उनके अंदर पाम क्रीजेस मिलती हैं. एंड फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है इनको. भाई इनको क्या बोलते हैं, मोंगोलॉइड बेवकूफ़ बोलते हैं इनको, मोंगोलॉइड्स, मंगोलियन बेवकूफ़ कहते हैं, मोंगोलॉइड इडियट. ठीक है, तो इनको मंगोलॉइड इडियट कहते हैं. ऊपर देखो ये सारे कैरेक्टर भी डाउन के हैं, आपको याद रखने हैं. फ्लैट बैक, मैनी लूप ऑन द फिंगर, पाम क्रीज, और ब्रॉड फ्लैट फेस मिलता है, बिग विंकल टंग मिलती है, कंजेनाइटल हार्ट में प्रॉब्लम होती है. तो इतने कैरेक्टर डाउन के आपको याद करने हैं, ये सारे और ये भी सारे जो है लिखे हुए. ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्लाइनफेल्टर में भाई होता क्या है कि आपका जो 44 प्लस XXY हो जाएगा, यानी इसको ट्राइजोमी हुई है सेक्स क्रोमोसोम की. सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइजोमी से क्या बन गए, ये ना तो मेल रहे ना ये फीमेल रहे, दोनों कैरेक्टर हैं, XXY सब है. ठीक है, तो ये इस तो लिखा है द जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो caused due to the presence of an additional copy of X chromosome resulting into karyotype of 47 XXY. हो गए 47 हो गए, देखो बढ़ गया बेचारे का, ये किसका बेचारा है कि बेचारी, कुछ पता नहीं चल रहा है. As such an individual has overall masculine development. इनमें क्या होता है, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, मेलनेस आ जाती है फीमेल के साथ, तो इसको हम गायनेकोमास्टिया बोल. ये बहुत आता है पेपर में, बहुत ज़्यादा. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनेकोमास्टिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट है, आता है पेपर में बहुत ज़्यादा. ये पूछते हैं गायनेकोमास्टिया किसकी फीचर है, आंसर होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. भैया ध्यान रखना, भूल ना जाना. ठीक है,
इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सच इंडिविजुअल स्टेराइल। तो भाई ये स्टेराइल होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो यार यहाँ आप देखो क्लाइनफेल्टर वाला है, ये मेल है, ठीक है। तो ये टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होगी शायद, है ना, तो वही है, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है। तो टर्नर सिंड्रोम में आपका एक की कमी हो जाती है, ठीक है। और सच ए डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। यहाँ एक एक्स गायब हो जाता है तो 45 रह जाते हैं, XO हो जाएगा, नहीं 44 प्लस XO। और ये आपकी फीमेल ही होती हैं पर स्टेराइल फीमेल होती हैं। ओवरी इनकी रूडिमेंट्री हो जाती हैं और बाकी की फीचर भी जो है वो कम हो जाती हैं सारी, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर भैया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, समाप्त हो गया है। आप सारा समरी भी पढ़ लेना भाई, सब कुछ पढ़ लेना, कुछ ना छोड़ना, बार बार 2 3 4 बार आप इसको पढ़ना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख कर बता देना। तो नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।